पिछली बार हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट पढ़ा था कि सत्यजीत राय के द्वारा लिखित सत्यजीत राय, इनके बारे में बताया था कि इन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई और उनकी पत्थर पांचाली अपने आप में, जैसे कि तुलसीदास को जाना जाता है रामचरितमानस की वजह से, ठीक इसी प्रकार सत्यजीत राय को जाना जाता है पत्थर पांचाली की वजह से। हमने उसमें पहले भाग में, इस संस्मरण में इन्होंने बताया है कि अप्पू जो इसका कि इस फिल्म का मूल कैरेक्टर होता है, उसको ढूंढने में इन्होंने बहुत समय लग जाता है और फिल्म बनने में लगभग 2.5 साल हो जाता है। इसमें एक राइटर के अलावा एक निदेशक भी है, एक डायरेक्टर भी है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से पत्थर पांचाली फिल्म का निर्माण हुआ था। उन्होंने बताया कि उस सीन को दोहराने के लिए, एक सीन को दोहराने के लिए उन्हें 1 साल तक इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि जिस फूलों के खेत में इन्होंने शूटिंग की थी, अगले दिन जब वापस वहां शूटिंग करने गए तो सभी पशु उन फूलों को चर चुके थे। वो फूल साल में एक बार लगते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ा था, वापस अगले साल जाना पड़ा था। तो उस जद्दोजहद को बताया गया। देखिए, कोई कृति बनती है, रामचरितमानस हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में है, पर सोचिए कि उसे लिखने वाले ने उसके पीछे कितनी मेहनत की होगी। अक्सर मेहनत करने वाले नींव की ईंट बनकर दफन हो जाते हैं, हमें सिर्फ महल, ऊंचे ऊंचे महल ही नजर आते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो महल आपको दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं इस वजह से टिका हुआ है क्योंकि इसकी नींव में कोई ईंट दफन है, घोर अंधेरे में, जो वहां सालों तक पड़ी रहेगी और उस महल को मजबूती से क्या करेगी, वो थामे रहेगी। तो यहाँ पर उस कैरेक्टर के साथ लेकर अप्पू के साथ जो 2.5 साल गुजारते हैं सत्यजीत राय, उसका उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद ही क्या उन्होंने यहां तक पढ़ लिया था, वो ट्रेन का जो दृश्य फिल्माना था, उस दृश्य के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें जो अनिल बाबू थे वो क्या करते हैं, वो खुद ही आते स्टेशन पे बैठकर, और जिस समय जिस जगह दृश्य फिल्माना हो था उस जगह पर क्या करना था, उस जो अपने जो ट्रेन थी उसके अंदर बॉयलर में क्या डालना था, कोयला डालना था ताकि काला धुआं निकले और बैकग्राउंड में सफेद फूल और काला धुआं। उस प्रकार से उन्हें एक सीन बनाना था, उस सीन का उन्होंने फिल्मांकन किया था। पत्थर पांचाली में जब वह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया, और वह सीन देखने वाले को तो सिर्फ रेलगाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, पर देखा जाए तो वो एक रेलगाड़ी नहीं थी। कितनी रेलगाड़ियां थी? 3 रेलगाड़ियां थी। 3 रेलगाड़ियां गुजरती है उसकी शूटिंग की, पर लोगों को वो एक ही रेलगाड़ी नजर आती है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में ये दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित कर पाते हैं। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्या से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, ये फिल्म पैसों की वजह से बार बार अटकती रही। आज के जो प्रोडक्शन वाले जो घराने हैं, उन घरानों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, पर उस समय उनके पास पैसा नहीं था, फिल्म अटकती गई। उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है मूल उपन्यास में, अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक। हाँ, तब इन्होंने एक इस फिल्म किस प्रकार से अटकती रही बार बार, उसका इन्होंने जिक्र किया है। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। अप्पू और दुर्गा का एक कुत्ता होता है इसमें, इस फिल्म में, जिसका नाम है भूलो। उस कुत्ते का भी क्या है, उल्लेख है। गांव से हमने कुत्ता प्राप्त किया और वह हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा था, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजा के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है और तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। एक दृश्य है, इसमें कुत्ता होता है, कुत्ते का भी रोल है, और कुत्ते का जो रोल है उस रोल के हिसाब से वो कुत्ता उन्होंने गांव से जुटा दिया था। और कुत्ते रोल दृश्य क्या था कि माँ है, भात का मतलब चावल, अप्पू को क्या खिला रही थी, इसमें माँ का नाम दे क्या था, सर्वजया। सर्वजया अप्पू को क्या खिलाती है, भात खिलाती है, पर अप्पू छोटा होता है, उसके हाथ में छोटे से तीर कमान है, उसका ध्यान खाने में नहीं है, और वह माँ की तरफ पीट करके बैठा रहता है और भात के प्रति वो इंटरेस्टेड नहीं है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है
उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। छोटा बच्चा होता है, बड़ा बच्चा नहीं, 6 साल का बच्चा है। माँ ने एक और खिलाया, तीर छोड़ा, तीर दूर चला गया, फिर और खिलाया, वो तीर लेने के लिए जाता है, वापस उठता है। इस प्रकार से नाटक कर रहा था। सर्वजया बाएं हाथ से वह थाली और दाहिने हाथ से निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, अर्थात कि अब वो खाना खाने के लिए इच्छुक ही नहीं है। और उस समय जो उसके हाथ में, जो माँ के हाथ में जो भात की थाली है, चावल की थाली है, कुत्ते का ध्यान उस थाली के ऊपर है। उसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वो भात खाता है। लेकिन इस शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। अगला दृश्य क्या फिल्माना था कि वो जो माँ होती है उस चावल को कहाँ डाल देती है, गमले में डाल देती है, और वो कुत्ता था वो उस गमले में जो डाले हुए चावल को खाने वाला था। परंतु वो शूटिंग रोक लेते हैं क्योंकि उनके पास एक तो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उस दिन सूर्य की रोशनी कम पड़ जाती है, अंधेरा पड़ता है, अंधेरे में दृश्य ले नहीं सकते हैं, इसलिए वो वहां पर उस दृश्य को रोक लेते हैं। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब क्या होगा? अब कुत्ते के साथ वो दृश्य फिल्माना था, पैसे खत्म हो गए, 6 महीने तक शूटिंग करने नहीं जा सके, 6 महीने बाद वापस लौटे तो गांव में जाके पता चला कि वो कुत्ता तो क्या हो गया, मर गया है। अब उस कुत्ते के साथ पहले वाला दृश्य फिल्मांकन कर दिया गया था, उसकी जगह दूसरा कुत्ता लाते तो पहले वाला सीन भी वापस क्या करना पड़ता, रिक्रिएट करना पड़ता। अब समस्या उनके साथ ये आ गई। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। अब कुत्ता तो भाई एक कुत्ता वैसा और था, सेम टू सेम, जिसके ऊपर फिल्मांकन किया जा सकता था। अब देखिए बता रहा है कि किस प्रकार से जो छोटे से छोटे आप दृश्य देखते हो, वो दृश्य देख के, जिन दृश्यों को देख के ताली बजाते हैं, उन दृश्यों को बनाते समय एक फिल्मकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसका यहाँ जिक्र किया गया है। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसका शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम के छोर जैसा ही सफेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम दिया। अब देखिए फिल्म उन्होंने शूटिंग भी कर दी दूसरे कुत्ते को लेकर, और जब कोई भी वो फिल्म देखता है, अब यहाँ पर मैंने बताया, और जब पत्थर पंचाली आप देखोगे तो उस समय तो अब उस दृश्य को जब मैंने बताया तो आपको पता चल जाएगा। जब इस फिल्म को देखोगे, दोनों कुत्तों को देखोगे ने, पहले दृश्य में वो वाला दृश्य जब माँ सर्वजया उसको खाना खिला रही है अप्पू को, वो कुत्ता अलग है, और दूसरे दृश्य में जब कुत्ता वापस गमले में डाले हुए जो भात खा रहा है, जो कि 6 महीने के बाद जो दृश्य फिल्मांकन किया गया था, वो कुत्ता भी अलग है। ऐसे पता नहीं चलता है, पर जब यहाँ पर आइटम मैं कह रहा हूँ, और इस फिल्म को जब भी देखोगे तो वो ट्रेनें, जो 3 ट्रेनों का इस्तेमाल किया, आपको एक ट्रेन नहीं दिखेगी, 3 अलग अलग ट्रेनें दिखेगी, पता चल जाएगा ये अलग अलग ट्रेनें, पर सीन एक ही दिखाई पड़ता है। वो कुत्ते भी 2 हैं, पर कुत्ता हमें एक ही प्रकार का दिखाई देगा, पर दोनों दृश्य को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा इस दृश्य में कुत्ता अलग था, इस दृश्य में कुत्ता अलग था। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पत्थर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। ऐसा नहीं कि आदमी भी इधर से उधर हो गया, तो क्या किया देखो इन्होंने। श्रीनिवासन नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू दुर्गा के पास पैसे नहीं है। दृश्य क्या है, कोई मिठाई बेचने वाला है, मिठाई बेच रहा है, पर उसको खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे, और उनका मिठाई खरीदा देखने में अप्पू और दुर्गा को खुशी है। अब वो पैसे से तो उनके पास पैसा है नहीं, मिठाई खरीद नहीं सकते हैं, तो वो अप्पू और दुर्गा जो छोटे बच्चे हैं, पात्र हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, मुखर्जी। इस फिल्म में एक पात्र और है मुखर्जी, जो बहुत अमीर घर है। उन्हें पता है कि इस मिठाई वाले से वो मुखर्जी मिठाई खरीदेगा, और वो भले मिठाई खरीद के खा नहीं पाए, पर उस मुखर्जी को मिठाई खरीदते हुए देखेंगे तो उन्हें शांति मिल जाएगी, मिठाई दिखने तो मिल जाएगी, खाने नहीं मिले तो चलेगा, देख के भी अपना मन को क्या करेंगे, थोड़ा शांत कर देंगे। इस दृश्य का कुछ चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया।
और पहले जो श्रीनिवास की भूमिका में जो फिल्म के दृश्य शूट किए थे, अब कुछ महीने पैसे फिर खत्म हो गए, शूटिंग और कैंसिल हो गई। बाद में जब 2-4 महीने बाद आए, वो जो मिठाई वाला जो श्रीनिवास था ना, वो क्या हो गया, मर गया। अब आदमी की जगह वैसा वैसा दूसरा आदमी कहां से लाए? अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। शक्ल नहीं मिल रही थी, पर शरीर का जो आकार था वो श्रीनिवास जैसा ही था। उन्हीं पर हमने दृश्य का वाक्य चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बासबल से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। अर्थात दूसरे दृश्य में, पहले दृश्य में तो श्रीनिवास का मुख दिखाया था, पर दूसरे दृश्य में उसका मुंह थोबड़ा बता नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि बताते तो नहीं, अलग पता चल रहा है मिठाई वाले तो 2 लोग हैं, इसलिए उस मुखर्जी के घर में जाते हुए उसकी पीठ दिखाई दी। लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना, पर जितने लोगों ने भी फिल्म देखी, कोई ये नहीं कह सकता था कि मिठाई वाले के एक ही दृश्य में 2 व्यक्ति रोल कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चली। इससे आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार से संसाधनों के अभाव में भी यदि फिल्मकार में दिमाग हो तो वो क्या कर सकता है, फिल्म में इस प्रकार के दृश्य जोड़ सकता है। श्रीनिवास के सीट में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी भूले कुत्तों की वजह से। छोटे से पुकर के पार मिठाई वाला खड़ा है, उस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले को ललचाई नजर से देख रहे हैं कि वे मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के सवाल का वे नाम में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी की घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ लगाते हैं और उस समय पीछे झुरमुट में बैठा भूला कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। दृश्य क्या था, वो खड़े हुए, अप्पू और दुर्गा दोनों क्या है, खड़े हुए हैं। वो दोनों जब खड़े हुए हैं तो वहां से मिठाई वाला गुजरता, ललचाई दृष्टि से जब मिठाई की तरफ देखते हैं तो मिठाई वाला पूछते हो क्या मिठाई खरीदोगे? उनके पास पैसे होते ही नहीं, तो वो सीधे क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। मिठाई वाला कहाँ जाता है, मुखर्जी के घर की तरफ जाता है। और मुखर्जी के घर की तरफ जैसे वो जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो झाड़ी में बैठा हुआ जो भूलो कुत्ता है वो छलांग लगा के वो भी किसके पीछे चला जाता है, अप्पू और दुर्गा के पीछे क्या होता है, वो चला जाता है। ये दृश्य था। इस दृश्य का वो फिल्मांकन कर रहे थे। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी, कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए वो बताना मुश्किल था कि अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को इन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। अब वो सिखाया हुआ कुत्ता था नहीं। कुत्ते के मालिक से कहा कि जब अप्पू दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे भागेंगे तब कुत्ते को उसके पीछे भगाना है। ये दृश्य फिल्मांकन करना था। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। पर वो कुत्ता अड़ गया था, सिखाया हुआ नहीं था। वो जैसा वो दृश्य चाहते थे वो कुत्ता वैसे कर नहीं रहा था। और वो जो पहले जो रीलें थी बहुत महंगी आती थी, वेस्ट जा रही थी, बार बार उन्हें क्या करना पड़ता, कट कट का मतलब कि सीन को रोकना पड़ रहा था। अब यार धीरज रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उसका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और ये कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें अपनी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। अब कुत्ता भाग ही नहीं रहा था, तो उसने दुर्गा को कहा कि अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपा दो, मिठाई दिखा दे। तो क्योंकि मिठाई तो उनके पास थी नहीं, पर फिल्म में उसके हाथों में मिठाई आ जाए तो फिल्म का सीन किरकिरा झूठा हो जाएगा। तो मिठाई छिपा दे, कैमरे की नजर में नहीं आए, पर कुत्ते को पता चल जाए, तब उस कुत्ता ताकि पीछे भागेगा। तब जाके वो कुत्ता क्या हुआ, उसके पीछे भागा। पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बारिश के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ पे पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। अब देखिए, पैसे थे नहीं जेब में, बारिश की शूटिंग करनी थी, करे कैसे? बारिश की शूटिंग बारिश में हो सकती है, पर जब बारिश हो रही थी तब पैसे थे नहीं, और जब पैसे आए तब तक अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। बारिश लाए कहां से? शरद ऋतु में नील आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। बरसात तो होने का चांस था नहीं अक्टूबर महीने में। इस आशा से मैं और अप्पू दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता बारिश होगी। मैं इच्छा करता वो बादल बहुत बड़ा हो जाए, बरसने लगे। अब रोज जो अपने सत्यजीत राय थे वो तकनीशियन को लेके, अप्पू दुर्गा और सबको करेक्टर को लेके, उस कुत्ते को लेके रोज दोपहर में वो गांव में जाता था
और कभी कभी बादल का टुकड़ा नजर भी आता था। और सत्यजीत राय जो निर्देशक थे वो भगवान से दुआ करते थे, हे भगवान बारिश हो जाए, तो वो बारिश का वो दृश्य क्या कर दे, वो फिल्मांकन कर दे। और उनके मन में आता था कि काश ये छोटा सा बादल बहुत बड़ा बन जाए और बरस जाए। पर आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। दृश्य क्या था, बहन को भागना था, भागकर अप्पू के पास आना था, पेड़ के नीचे उसका सहारा लेना था। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करम चाय, हे वृष्टि घरे जा। कौन सी भाषा ये, बंगला है। कि नींबू के पत्ते खट्टे हो गए, हे बादल अब घर जाओ, मतलब वापस जाओ। ये कहा गया है नेबूर पाता करम चा, मतलब नींबू के पत्ते क्या हो गए, खट्टे हो गए। हे वृष्टि घरे जा, हे बादल अब क्या करो, घर लौट जाओ। बरसात ठंड, अप्पू का बदन खुला। बारिश हो रही थी, अप्पू छोटा बच्चा था, बदन खुला था। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। क्योंकि बारिश में ठंड तो लगेगी और सर्दी के मौसम शुरू हो गए थे, सर्दी की बारिश थी। बच्चा सिहर रहा था, कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। और दूध के अंदर ब्रांडी मतलब एक विशेष प्रकार की क्या होती है, शराब होती है, दूध के अंदर मिलाकर उन बच्चों को पिला दी ताकि उनका शरीर वापस क्या हो जाए, गर्म हो जाए। उन्होंने पत्थर पंचाली फिल्म देखी है, वे जानते ही है कि शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। उसके बाद ब्रांडी पिलाने के बाद और उसके बाद जो दृश्य फिल्माया गया उसमें सिहरन नीति और वो दृश्य जो भी देखता है उस दृश्य को देखकर मतलब कि सोचने पर व्यूअर्स हो जाता है। उस दृश्य को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में यदि उस दृश्य को देख लें तो ये बाहुबली नहीं, जो फिल्में आती है आज की फिल्में सब उनके सामने फ्लॉप है। वो वाकई वो दृश्य ऐसे जो कुदरती दृश्य है, वो उसका फिल्मांकन है और जो कैमरे का जो एंगल है, उस फिल्म को जरूर देखना। अभी कुछ समझ में नहीं आएगी पर थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़ी अक्कल आ जाएगी। हालांकि उसकी संभावना दूर दूर तक लगती नहीं है, फिर भी बाय द वे आ जाए, कोइंसिडेंट आ जाए तो इस फिल्म को जरूर देखना। हाँ, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। 2 गांवों में शूटिंग हुई, एक तो गोपाल और दूसरा गांव था बोडाल। बोडाल ज्यादा बेहतर था। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में आसपास हमें मिली। अब इस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने। उस जमाने में वे नहीं थे, आज तो गांव काफी सुधर गया है। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों ने एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वहां एक व्यक्ति का जिक्र किया गया, सुबोधदा। और बंगाल में जो अपने से बड़ा होता है उसे दादा कहते हैं, मतलब दा कहते हैं शॉर्ट में, सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था मेरी तरह। वे अकेले एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उनकी बड़बड़ाने की क्या थी, आदत थी। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले, ये जानकर वे गुस्सा हो गए, क्योंकि पुराने जमाने में फिल्मों को अच्छा नहीं माना जाता था। जो संस्कारी घर के लोग हैं वो फिल्में नहीं देखते थे, संगीत नहीं सुनते थे, क्योंकि इन्हें एक प्रकार से वो नशा ही मानते थे। हाँ, हम देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो इनको लाठियों से। क्या कहते थे, मारो इनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार थे, मेंटली थोड़े रिटायर्ड थे आप लोगों की तरह। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पे लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हैं, वह कौन है जानते हो, वह है रूजवेल्ट। साइकिक था। अब रूजवेल्ट ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वो साइकिल पे जा रहा है, वो कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। पक्का पाजी उनके मत से दूसरे एक था चर्चिल। फिर चर्चिल का जिक्र करते थे जो इंग्लैंड का बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री था। एक था हिटलर जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, और एक था अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे, अफगानिस्तान के थे, और जिन्हें भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत योगदान दिया था, उनका जिक्र करते थे। अभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी का मतलब ये उनको सब दुश्मन मानते थे अपने में, क्योंकि देखो रूजवेल्ट भारत के खिलाफ में था, पाकिस्तान के सपोर्ट में था। हिटलर विश्व युद्ध किया था। चर्चिल जिसने देश को आजाद तो किया पर जिसके कार्यकाल में देश के टुकड़े हो गए, इसलिए उन्हें दुश्मन मानता था। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। अब धोबी ने परेशान कैसे किया, सुबोधदा तो फिर बाद में लाइन पे आ गए, उनसे दोस्ती हो गई थी।
अब एक धोबी था। धोबी की क्या परेशानी थी सुनिए। वह भी थोड़ा सा पागल था। मतलब लगता है कि वो तुम जैसे गांव में रहने वालों ही गांव ही होगा शायद, सबके सब पागल थे। और कभी भी भाई और बहनों को अगर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था, उसकी प्रवृत्ति थी, आदत थी भाषण देने की, ठीक है ना। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। शूटिंग बाकी भाषण में चलेगा, पर इधर फिल्म की शूटिंग चल रही है। हाँ, हम अब आएगा। एक समस्या थी कि वो शूटिंग करे, तब वो शूटिंग चल रही है और आके बोले भाई और बहन हो, तो वो आवाज उसमें आ जाएगी। तो इसलिए फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता है तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो धोबी सचमुच में एक सरदर्द बन जाता, पर धोबी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने मदद की। उसको भाई और बहनों मोदी जी की तरह कहने नहीं देते थे। वो जिस घर में हम पत्थर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। जिस घर में अप्पू और दुर्गा का जो घर था, वो जिस घर में उन्होंने शूटिंग की पूरा अस्त व्यस्त था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पे लिया। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमें फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हमें अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना। भूपेन बाबू उस पर हाँ या ना जवाब देते। वो जो मकान था, उस मकान में कई सारे कमरे थे, पर उन बाकी कमरों को दिखाया नहीं गया क्योंकि उसके अंदर शूटिंग का इनका सामान पड़ा रहता था। और भूपेन बाबू जो साउंड आर्टिस्ट थे, साउंड रिकॉर्ड करते थे, जो कैमरे के सामने कभी नहीं आते थे, पर उनकी आवाज आती थी। हम उनसे पूछते थे क्या साउंड ठीक आई है, तो वो कहते थे हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना। इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। अब शूटिंग चल रही थी, पूछा भाई भूपेन बाबू आवाज आई, आवाज आए क्या? उनकी आवाज ही बैठ गई थी। तो खिड़की से बड़ा सा लंबा सा सांप उतर रहा था, तो सांप को उतरते हुए देख के क्या हुआ, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। इसलिए शूटिंग बोले चले, आवाज ही नहीं निकली। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। और वो वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। और गांव वालों ने क्या किया कि वो सांप मारने नहीं दिया। वास्तु सर्प का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सांप होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्वज है जो उस घर के आसपास घुमा करते हैं। फिर अक्सर वो सांप उस घर के आसपास क्या करता था, घुमा करता था, इसलिए मारने नहीं दिया। मतलब ये है कि जो दिखता है सामने वो वैसा होता नहीं है। हर चीज में तकलीफें आएगी। इन सब तकलीफों से गुजरने के बाद वो फिल्म अपने आप में पूरी भारतीय सिनेमा की सबसे माइलस्टोन मील का पत्थर साबित हुई। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, थोड़े देख लेते हैं। पत्थर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पहला प्रश्न है, 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि भाई पैसों की कमी आती थी। जब जितने दिन पैसे होते थे शूटिंग चलती थी, और जब पैसा खत्म हो जाता था तो कुछ महीनों के लिए शूटिंग क्या हो जाती थी, स्थगित हो जाती थी। अब अगर हम उस जगह आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, इन उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? अर्थात कि वो फूल वाली जो वो शूटिंग कर रहे थे उन खेतों की, वो चट कर गए थे। अब वहां पर यदि शूटिंग करते हैं तो फूल आते ही नहीं, तो जो दो दृश्य के बीच में जो कंटिन्यूटी होती है, मतलब कि एक दृश्य खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। इन दो दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई है। कौन सा? एक तो मिठाई वाले का दृश्य, एक दूसरा भूलो कुत्ते का दृश्य। उन दोनों दृश्यों में वो पहचान नहीं पाते थे कि भूलो कुत्ते का जो दृश्य था उसमें 2 अलग अलग कुत्ते थे, और मिठाई वाले में 2 अलग अलग आदमी थे, क्योंकि जो पहले वाले दृश्य भूले कुत्ते की मौत हो गई थी और पहले वाले दृश्य में मिठाई वाले की मौत हो गई थी। जो दूसरे दृश्य में दोनों दूसरे आदमी थे, पर दर्शक उसे पहचान नहीं पाते। अब ये जैसे कि आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये आप आराम से इसे क्या कर सकते हो। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उस फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? पता है आपको, याद है, अभी बताया मैंने। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया?
श्रीनिवास कौन थे इसमें? हाँ, मिठाई वाला। पहले दृश्य में मिठाई वो बेचते और दूसरे दृश्य में वो रहे ही नहीं, तो इसलिए उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को लिया गया था। दूसरा आदमी कैसा था? डिलडोल में उसकी तरह ही था, पर शक्ल मिलती नहीं थी। परंतु दूसरे दृश्य में उसके पीठ को दिखाया गया था, उसके पीछे के भाग को दिखाया गया था, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल है? इसका समाधान किस प्रकार हुआ? क्योंकि जब बारिश चल रही थी तब उनके पास पैसा खत्म हो गया था, 2-3 महीने तक शूटिंग उन्हें रद्द करनी पड़ी थी। पर 2-3 महीने के बाद जब पैसा आया और अक्टूबर में जब बारिश शुरू हो, जब अक्टूबर बारिश जारी होती है, उससे बारिश बहुत कम होती है, तो रोज दोपहर में वहां पर उस गांव में जाते थे, इंतजार करते थे आज ही तो कल बारिश होगी। और एक दिन फिर ऐसा हुआ भी सही कि जमकर बारिश हुई और बारिश में उसकी फिल्म की क्या की गई? शूटिंग की गई। किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिस समस्या का सामना करना पड़ा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। इस पूरी फिल्म की शूटिंग में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आपको पता है 8 से 10 समस्या इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान आई थी। उन सभी की क्या कर सकते हैं आप? सूचियां बना सकते हो। पाठ के आसपास है, इन प्रश्नों को भी आपके चाहे तो क्या कर सकते हो? यू मे डू इट, आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। और देखिए ये चाहता हूं कि कम से कम इतना तो कर दें, कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है। कम से कम हिंदी और इंग्लिश तो हम निपटा दें। 31 अक्टूबर तक भी लॉकडाउन लागू हो चुका है, मतलब 1 महीना आपको स्कूल फिर नहीं आना है। देखिए मैं कह रहा हूं 31 अक्टूबर के बाद भी नहीं खुलेगी, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि परीक्षाएं तुम्हारी 11वीं की होगी इस बार। देखिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि यदि हमने अपना इस किताब का 70% कोर्स कर दिया, 70% भी नहीं रहेगा, 50% रहेगा, और मेरा ये मानना है कि 50% तो अपन ने कर दिया, तो 50% और ये पेपर हम सेट करेंगे, हम बनाएंगे अपने स्तर पे। तो ये दो किताबों का यदि 50% हो जाता है तो जैसे ही स्कूलें खुलेगी 2-3 महीने भी मिलेंगे, तो फिर हम इन सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बाकी की 3 सब्जेक्ट का 50% कोर्स करके आपको एग्जाम देना है। ये वी मे डू इट, हम ये कर सकते हैं, बट दिस डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर आप इससे कितना सीरियसली लेते। देखिए आपके मन में ये आया कि यार मुझे इन सभी जितने पार्ट पड़ गए, यदि कोई ये सोच ले, सोच के करना बहुत आसान है। इसमें आपको रियल में देखा जाए तो आपको इसमें एंजॉय आएगा। जैसे आपको लगता है कि 10-12 पार्ट सर ने पढ़ा दिए, गाइड रही एक तरफ, उन पार्टों को एक बार आप खुद वापस पढ़ ले। मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है कि आप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही जाता है और आता भी है। और कम से कम जैसे ये प्रश्न उत्तर में अभी बोले, सबके उत्तर आपको पहले ही पता थे। आप ये सोचे कि चलो आज ये पार्ट, सर ने ये पार्ट पढ़ा, इस पार्ट को मैं वापस पढ़ूंगा, उस पार्ट के प्रश्न उत्तर, चलो आज इस पार्ट के प्रश्न उत्तर क्या कर देंगे, अपन कर देंगे। और आप रजिस्टर में उस पार्ट के प्रश्न उत्तर आप अपनी लैंग्वेज में कर दीजिए। और आप देखिए कि आप वो जो अभी करोगे इस कोरोना काल में, आने वाले समय में उन कॉपियों को आप कभी नष्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये कॉपियां, रजिस्टर आपको याद दिलाएगी कि जब हमने सेल्फ कुछ किया था। यदि मैंने 10-12 पार्ट पढ़ाए, आप कोई सोच ले कि रोज एक पार्ट का मैं होमवर्क करूंगा, मुझे बताने के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझ पे किसी के बताने का कोई आजकल फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं दूसरों की राय पर या दूसरों की सोच पर मैं जिंदा हुई नहीं, मैं अपने हिसाब से मस्त हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। कोरोना को मैंने पूरी ताकत के साथ जवाब दे दिया कि यू कांट स्टॉप मी, ये कोरोना मुझे नहीं रोक सकता। पहले मैं जो स्कूल चल रही होती थी 4 घंटे पढ़ाता था, आज स्कूल नहीं चल रही है तो मैं 8 से 9 घंटे पढ़ाता हूँ। ये कोरोना का बाप भी मुझे रोक नहीं सकता है। और भले कोरोना पीक भी पहुंच जाएगा, आपको पता है कि आज भारत में 1 लाख का आंकड़ा पार कर दिया, 1 लाख लोग मारे गए। हमको याद नहीं भारत पे 1 लाख लोग 1-2 महीने में कब मरे थे, मर रहे, ज्यादा मरेंगे। इस 5 महीने में जितने मरे, इसी अगले 1 महीने में 1 लाख और मरेंगे, अपने आसपास लोग मरेंगे। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि आई विल स्टॉप द कोरोना, बिकॉज आई विल नॉट स्टॉप। मैं कोरोना को रोक सकता हूं क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। कोरोना अपना काम पूरी ताकत से कर रहा है, तो मैं भी अपना काम, मैं अपनी मेहनत करने की सीमा को, लेवल को वहां तक मैं उठा दूंगा। आप भले निष्क्रिय बनकर, घर गले बनकर घर की किसी दीवारों के अंदर घुसे पड़े रहो, या कोरोना के डर से किसी चूहे की तरफ बिल बनाकर किसी बिल में दुबके पड़े रहो, चॉइस इज यूअर। मैं अपनी चॉइस पे चल रहा हूं, यू हैव टू बी। अब ये 10-12 पार्ट आप देख लीजिए, मैंने कितने इसमें पार्ट पढ़ा ली। इस पार्ट को भी यदि मैं गिन लूं, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 पार्ट ये पढ़ा लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट पढ़ लिए। है कितने पार्ट? 20 पार्टों में से 10 पार्ट पढ़ लिए, मतलब कोरोना का पूरा जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर दिया, देखा जाए तो।
पर मैं ये अभी भी कह रहा हूं, यू आर नॉट सेल्फ स्टार्ट येट। और आपको बातें समझ में नहीं आती है या जानबूझ के इग्नोर करती हो। देखो, मुझे आप इग्नोर करोगे तो मिलेगा क्या, ये बताओ। मेरी इग्नोरेंस से कुछ मिलेगा आपको? और मुझे ये बताओ कि क्या इसके अलावा आपके घर पे कुछ करने के लिए आपके पास कोई बेहतर काम कोई और है? हाँ, आपको लगता है कि नहीं पढ़ाई से बेहतर काम हमारे पास है, आप मुझे बता दो। पढ़ने के लिए अपन कभी कहेंगे नहीं। देखिए, बच्चे पढ़ने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप इस पूरे राजस्थान में कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनको कि कोरोना के समय में जिन्होंने हिंदी का आधा कोर्स कर दिया। ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, उनके वीडियो देखना, आप उनकी क्वालिटी देखना, आपको उससे घटिया क्वालिटी और नहीं मिलेगी। मैं आपको दूसरी स्कूलों के मैं आपको बताऊंगा, उनके वीडियो 5-5 मिनट के वीडियो होते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वो अपलोड कर नहीं सकते। माथाफोड़ी इतनी करे क्यों, इतनी प्रक्रियाओं से गुजरे क्यों? मैं कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में एक तारीख मैंने नोट कर रखी है, यहां से यहां तक देयर वाज ए वॉर बिटवीन कोरोना एंड मी एंड द टाइम विल बी डिसाइडेड हु विल बी विनर। मैंने मेरे डायरी में एक तारीख तय की है कि ये तारीख, उस दिन से मैं कोरोना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ हूं और मैं लड़ता रहूंगा। मुझे देखना है कि वक्त हिसाब बताएगा, द टाइम विल बी डिसाइड हु इज द विनर। समय तय करेगा कि कौन जीता, मैं या वो। एंड आई विल ऑलवेज बी विनर। हार मुझे मंजूर कभी थी नहीं और होगी भी नहीं। देखते हो आप रोज अपने आप से हार रहे हो, रोज अपने आप से टूट बिखर रहे हो आप लोग। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू आर जस्ट ए लूजर एवरीवन। करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। देखो, करोगे तो ऐसा नहीं किए आप कोई कौन बनेगा करोड़पति में जाके 1 करोड़ जीत जाओगे। नहीं करोगे तो कोई आपको भगत सिंह की तरह 22 साल की उम्र में फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। बट चॉइस इज यूअर। ओके, ये आज के लिए इतनी फिलोसॉफी काफी होगी। डांटा डपट्टा ठीक है, मुझे इसी अंदाज से डांटने आता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। मेरे तो सर के बाल भी गिर गए। ठीक है ना, चलिए, नमस्कार।